नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए एक बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। और मोटिवेशन की बात करूं तो इसका क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें। प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर किसकी बात करने वाले? गुड्स। अदर देन किसकी सर? इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स की। हम बात करने वाले गुड्स की अदर देन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स की। तो गुड्स की केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व रहता है उस केस में वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रिसिपेंट बाय एनी अदर पर्सन। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो उस केस में क्या होगा? लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। जनरल केस में अगर मैं बताऊं तो जहां पे टर्मिनेट हो रहा है ना, वो रहता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। Where the goods are delivered to the recipient or any other person, direction to the third person by way of transfer of title or otherwise। प्रिंसिपल प्लेस, सर हमारे केस में सर क्या था? पहले वाले केस में बोला कि सर जनरली केस में बताओ कि सर अगर आपका गुड्स का केस है तो उस केस में क्या होगा? सर लोकेशन ऑफ गुड्स जहां पे टर्मिनेट्स होता है, ये वर्ड जब लिखना, टर्मिनेट्स जहां पे होते हैं डिलीवरी, वो माना जाता है। लेकिन बिल टू शिप टू मॉडल होगा, मतलब कि आपने गुड्स ऑर्डर करा लेकिन आपने बोला कि सर ये गुड्स कहीं और ड्रॉप कर देना, उस केस में क्या माना जाएगा? सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सिंपली ये बिल टू शिप टू की बात करी जा रही है। आपको पता है सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बिल टू शिफ्टी से रिलेटेड आता है। तो बिल टू शिफ्टी के केस में प्रिंसिपल प्लेस आता है। मतलब क्या हुआ सर? यूपी का बंदा था, मैं दिल्ली का हूं, मैंने बोला महाराष्ट्र में छोड़ देना, डिलीवरी कर देना। यूपी के बंदे ने बिल टू करा दिल्ली को, मेरे को, लेकिन गुड्स डिलीवर करा, टर्मिनेट्स हुआ महाराष्ट्र में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? सर दिल्ली माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सर मैं रजिस्टर्ड था ही नहीं, मेरे को बोला गया, तो उस केस में हम जनरल केस लगा देंगे जहां पे गुड्स टर्मिनेट्स हुआ था। वेयर देयर इज ए नो मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय द सप्लायर और रिसिपेंट, जब कोई मूवमेंट नहीं है गुड्स की तो उस केस में सर क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ द सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। सर मैं कह रहा हूँ सर हमने कोई चीज लिया, गुड्स लिया, ठीक है, वहीं पे लिया, कोई मूवमेंट है ही नहीं उस गुड्स की। बेसिकली आपने कोई प्लांट ऐसा आपने परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया, जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही एग्जिस्ट कर रहा था। आपने बोला कि सर आज से मैं इस गुड्स को यूज करूंगा, इस जगह को मैं यूज करूंगा जहां पे प्लांट रखा हुआ है। लीज एग्रीमेंट करा लिया, बेसिकली लीज तो होता है सर्विस का, लेकिन आपने गुड्स का जो वो स्पेसिफिकली इंस्टॉल्ड था वो वहीं पे इंस्टॉल्ड था, आपने ले लिया, वो जो कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं है उस केस में। तो उस केस में जहां पे लोकेशन ऑफ सच गुड्स है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो ही माना जाएगा जब कोई मूवमेंट ना हो तो। वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट द साइट, प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड। मैं कह रहा हूँ सर हमारा जो गुड्स है वो दिल्ली में इंस्टॉल्ड होना था, मैं यूपी का बंदा और मैंने यूपी से ही परचेज करा, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा दिल्ली ही, क्योंकि ये गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड हो रहा है। ठीक है। जब गुड्स के असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका आ जाता है तो जहां पे गुड्स एक्चुअल असेंबल या इंस्टॉल्ड हो रहा है वो माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। सर एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? सर जी बिल्कुल सर, सोलर पैनल, सर आपने देखा होगा कई सारे सर असेंबल हो रहे हैं और इंस्टॉल होते हैं, जहां पे सोलर पैनल असेंबल होते हैं और इंस्टॉल होते हैं वो माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला आता है 5वां, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेज ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द बायर। सर हमने काउंटर पे परचेज करा था, उस केस में क्या माना जाएगा? सर लोकेशन जैसा उसने एड्रेस बताया था, लोकेशन एज पर द एड्रेस of the said person recorded in the invoice issued in respect of said supply and the location of the supplier where the address of the said person is not recorded। सिंपली वर्ड में जो लोकेशन बताया वो माना जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर नहीं बताया तो जहां से वो गुड्स ले रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। सर आप एग्जांपल बताया, हमने ओवर द काउंटर परचेज करा लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं करा। सर ज्वेलरी केस में आपको पता होगा कल्याण ज्वेलरी सर बहुत महंगी होती है, 1.5 लाख की, और आपको पता है हम डीटीडीसी से कोरियर तो कराएंगे नहीं, तो आप क्या करते हैं सर? आप बकायदा सर आप हरियाणा सोनीपत से आप आए यहाँ पे परचेज करने, आपने सोनीपत का एड्रेस लिखा तो आईजीएसटी ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है सर आपने ओवर द काउंटर तो परचेज करा लेकिन जाना इसको सोनीपत ही है, वो इतना ज्यादा कॉस्टली और इतना ज्यादा कीमती आइटम था कि वो कोई डीटीडीसी से या कोरियर एजेंसी से नहीं ले सकता था, इसलिए वो यहाँ पे आके परचेज कर रहा है। ठीक है। अगला, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस लाइक अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। ताली बजाओ, ये पॉइंट आता है, एक बार ताली बजाओ सर, 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी आता है। प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड, सर कन्वेंस में जहां से गुड्स लिया गया था। सर मैं कह रहा हूं सर मैं ले रहा था दिल्ली से मुंबई तक की फ्लाइट,
और जो गुड्स है ना सर सैंडविच, वो दिल्ली में ही ऑन बोर्ड हुए थे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा सर? आपने हवा में खरीदा हो या हवा में उतर के लिया हो, कहीं पे भी लिया हो। सर बोर्ड में था, तो बोर्ड के केस में वो गुड्स बोर्ड पे कब आया सर? दिल्ली में आया था सर, दिल्ली के कैंटीन से ही वो सैंडविच वहां पे चले। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर हम मानेंगे क्या? दिल्ली। Where the place of supply of goods cannot be determined in terms of the above provision to be determined in prescribed manner। अगर कोई ऊपर जो टर्म्स दे रखे उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर रखा, तो जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे मैंने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू एन इंडिया। सर इंपोर्ट के केस में क्या रहेगा? इंपोर्ट में लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। एक्सपोर्ट के केस में क्या रहेगा सर? लोकेशन आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल बताएं सर गुड्स के केस में। सर हम बात करें गुड्स की, अगेन ध्यान रखिए गुड्स की बात हो रही है। सर हमने इंपोर्ट करा कोई गुड्स, हमने इंपोर्ट करा सर, मान लो सर हमने कोई पीसी मंगाया सर, सुपर कंप्यूटर अपने यूपी के एसईजेड यूनिट के लिए, तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर एसईजेड यूनिट रहेगा। अब मानो कि सर हम ना चीनी का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, हम रसिया में एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। तो उस केस में लोकेशन क्या रहेगा सर? रसिया माना जाएगा गुड्स के केस में। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब बात करें सर हम सर्विसेज की, किसकी सर? सर्विसेज की। वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इन इंडिया। ये कमाल की बात है, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज इन इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान समझिएगा। सर्विस के केस में जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है, तो क्या रहेगा? नेचर ऑफ सर्विस। नेचर ऑफ सर्विस की हम बात करें, movable property related service including accommodation in hotel, boat, vessel। if the immovable property, boat और property और vessel located is more than one state, तो क्या रहेगा? दो केस बनते हैं। आपने कोई accommodation, होटल, बोट, वेसल यूज करा सर, उस समय प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। जहां पे रेसिपेंट है वो माना जाएगा। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने ओयो बुक करा 14 फेब को, तो उस केस में मैं यूपी से बकायदा यहाँ पर है, मेरा एड्रेस भी यूपी का था, मेरे को 14 फेब को लेना था होटल ओयो। तो उस केस में जो सर्विस आपने ली है ओयो पे, वो कहाँ पे जाके ली? दिल्ली में जाके लिया। तो उस केस में उस घड़ी में प्लेस ऑफ सप्लाई सर क्या माना जाएगा? जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जो कि इंडिया है। लेकिन आप मान के चलो आप बैंकॉक चले गए सर्विस लेने, कुछ ज्यादा ही मस्ती छा रही थी, बैंकॉक चले गए और आपने जो एड्रेस बताया रिसिपिएंट आप थे यूपी के, तो उस केस में हमारा जो रिसिपिएंट जो हमारा होगा, एकोमोडेशन या होटल हमने लिया, तो बैंकॉक नहीं रहेगा, आपका लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट माना जाएगा इंडिया में, आप जहां पे रहते हैं यूपी माना जाएगा। ईच सच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू। अगर एक से ज्यादा स्टेट में लिया है, आपने 2-3 घंटे दिल्ली में लिया, फिर जाके गोवा में लिया, मतलब आप लेते ही जा रहे हैं, पूरे देश भर में जाके सर्विस ले रहे हैं, लोकेशन में होटल में ले लेकर हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जितना जितना प्रोपोर्शनल वैल्यू हम सर्विस का प्रोवाइड कर देंगे। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, इस केस में क्या बोला कि लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअल परफॉर्म। यहाँ पे हम रिसिपिएंट के लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहां पे एक्चुअल परफॉर्म हुआ है। सर कौन कौन सी? सर ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में 2 मार्क्स का आता है। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज की बात हो रही है। एक बार और 2 मार्क्स का एमसीक्यू का सवाल है, तो एक बार और, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज, लोकेशन जहां पे सर्विसेज एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जा रही है। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये ताली बजाओ, दोनों हाथ खड़े करके हवा में बताओ इस बार आएगा आएगा आएगा, क्योंकि सर ये तो केस आपने कई बार पढ़ा होगा, 4 मार्क्स का केस आता है। आप हो मुंबई के और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी मुंबई का, आप दोनों रजिस्टर्ड है, लेकिन जो सर्विस देनी है सर जम्मू एंड कश्मीर में जाके लेने, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आपको ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आप जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप पहाड़ों में ही जाके दे पा रहे हैं। तो इस केस में मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूँ, सामने सर्विस प्रोवाइडर मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा मुंबई। B2C के केस में, जहां पे B2C के में मैंने सर्विस लिया तो, लेकिन मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है जम्मू एंड कश्मीर, वो माना जाएगा। एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, सर अगेन ब्यूटीफुल। सर अब जो ये चल रहे, आपने देखा होगा सर ये सब क्वेश्चंस मैगजीन सब जो पॉइंट है वो एग्जाम में आ रहे हैं, वही लिया है, जरा ध्यान समझना। एडमिशन टू एन इवेंट और एन अम्यूजमेंट पार्क, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वेयर द पार्क और द अदर प्लेस इज लोकेटेड। सर सिंपल है सर, DID की बात करें, DID मैं दिल्ली से गया, DID मुंबई का
कॉन्ट्रैक्ट अटेंड करने, तो उस केस में उस घड़ी में क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वो जहाँ पे एक्चुअली इवेंट हेल्ड हो रहा है मुंबई में, वो हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। एम्यूजमेंट पार्क हो गया या एडमिशन टू एन इवेंट हो जाता है। अब ये जरा ध्यान समझ लेंगे, आपको पता है सर ये 5वें पॉइंट का ये जो इम्पोर्टेंट है मैं इसको इम्फेसिस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें से आपका 4 मार्क्स का कई क्वेश्चन है, केस स्टडी है। जरा ध्यान से 5th पॉइंट को समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग एन एंसिलरी सर्विस एंड साइनिंग स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। एक बार ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं ऑफ एन इवेंट, हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं क्या सर? एक इवेंट की कर रहे हैं, इंक्लूडिंग उसके अंदर हम देंगे कुछ एंसिलरी, कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज जो उसके लिए बहुत जरूरी होता है, किसी टाइप का रजिस्ट्रेशन कुछ भी लेना हो तो वो सब देंगे। एंड असाइनिंग अ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। क्या ध्यान समझिएगा। B2B है, ये तीनों पे मिलके एक केस स्टडी आया था, आपको याद होगा, तो हम ये पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर ये तीनों पे ही एक एक पॉइंट में पूछा गया था, तो ध्यान समझिएगा। B2B लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मैं DID मुंबई हूं, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन इवेंट को हायर करा है। मैंने क्या बोला? मैं DID मुंबई हूं, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को हायर करा, वो दिल्ली में था कि दिल्ली में इस बार कॉन्सर्ट कराएंगे, इस बार दिल्ली में कॉन्सर्ट कराएंगे, मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ ना, B2B है तो हम मुंबई ही मानेंगे। हमने DID मुंबई को पूरा सर्विस दिया, हमने स्टेडियम सजाया, सब कुछ हमने गुब्बारे लगाया, सब लगाया, तो हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के लिए सैलरी सर्विसेज सब दिया, तो इसके अंदर B2B जो सर्विस है ना, तो वो रजिस्टर्ड माना जाएगा मुंबई। लेकिन अगर B2C है तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, मान लो सर दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली ही मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मुंबई DID मुंबई रजिस्टर्ड नहीं है। इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड, आपको याद होगा दुबई में भी कॉन्सर्ट हुआ गया था, दुबई में DID का मुंबई का हुआ था, तो उस केस में उस घड़ी में उसको बोला गया कि हे सुन, तूने बेशक से मुंबई में जाके आपने जानबूझ के DID मुंबई, सुन मेरी बात, तूने जानबूझ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया था, मेरे को पता तूने सेपरेट एंटिटी ओपन करी थी, ये जानबूझ के कि तू रजिस्टर्ड नहीं है और हम मान लेंगे एक्चुअल इवेंट हेल्ड हुआ था। ये क्या था सर? टैक्स को बचाने का तरीका था, और उस पे ही केस स्टडी आ रहा है कि हे सुन एग्जांपल है, DID मुंबई सुन, तूने जानबूझ के रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, कोई टर्नओवर भी नहीं दिखाया, उसके बावजूद तू गया दुबई में ये बोल के कि तेरा इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ था, दुबई मान लेंगे और तू 18% टैक्स से बच जाएगा, नहीं, ये ना होने देंगे। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट मान लेंगे सर, हम मुंबई मानेंगे और टैक्स हम आपसे लेंगे। बेशक से आप B2B हुए तो हम रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे, लेकिन अगर आप B2C हुए जहां पे आपका रेसिपिएंट है, आप अगर मुंबई में रेसिपिएंट है तो हम मुंबई मान लेंगे। इफ द इवेंट इज हेल्ड मोर देन वन स्टेट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, सब प्रोपोर्शन कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल्स एंड या कोरियर, B2B है, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। B2C है, जो लोकेशन आपको प्रोवाइड करा गया जहां पे हैंडिंग ओवर किया जा रहा है वो मान लेंगे हम। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, B2B है, रजिस्टर्ड पर प्लेस। एंड B2C के केस में जहां पे पैसेंजर इम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस, इम्बार्क्स करते हैं, चढ़ते हैं, वो मान लिया जाएगा। B2B के केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस है ऑब्वियसली सर हम वो मानेंगे, और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो पैसेंजर जहां से चढ़ते हैं हम वो मान लेंगे। सर्विस ऑन अ बोर्ड अ कन्वेंस, सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मतलब सर आपने एक कन्वेंस लिया, सोचा कि हम पूरा गंगा नदी में घूमते हुए हम कई सारे राज्यों का सफर करेंगे, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था वो मान लेंगे। जरा ध्यान समझिएगा, बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विस, इन दोनों को मिला के भी कभी कभी केस आ जाता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस वर्ड जरा ध्यान से रीड कीजिएगा। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, क्या मैंने बोला B2B की बात करी, ये बैंकिंग के केस में उन्होंने साफ बोल दिया कि सर आपको जो रिसिपिएंट ने एड्रेस प्रोवाइड करा रखा है जो आपके रिकॉर्ड में है ना, वो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, एड्रेस अवेलेबल नहीं है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस इफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो उस केस में जो सप्लायर का एड्रेस है ना वो मान लिया जाएगा, मतलब जहां पे बैंक सिचुएटेड है बेसिकली। इंश्योरेंस सर्विस के केस में B2B एंड B2C आ जाता है। B2B के केस में लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, B2C के केस में लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। B2C के केस में इंश्योरेंस सर्विस को साफ बोल दिया है
कि आपको रिसिपिएंट का लोकेशन लेना ही लेना होगा, रिसिपिएंट का लोकेशन लेना ही लेना होगा। जो रिसिपिएंट का लोकेशन आपको दे रखा है वो मान लिया जाएगा इंश्योरेंस सर्विस के केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, ईच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्ट डिस्प्ले, मतलब प्रोपोर्शनल बेसिकली में आपको करना है, जहां जहां स्टेट में जैसे वैल्यू बेसिस पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस करते हैं। इस पे एक छोटा सा एमसीक्यू आता है प्रीपेड मोबाइल का, तो ध्यान समझिएगा। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व फिक्स्ड लाइन, लीज्ड और इंटरनेट, लीज सर्किट, डिश, एंटीना, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट, जो भी फिक्स्ड इक्विपमेंट जहाँ पर है, फिक्स्ड डिश जो भी फिक्स्ड, मतलब जो हमने टावर देखे होंगे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के जो भी लिस्ट है, तो जहाँ पे वो फिक्स्ड इक्विपमेंट जो लिस्ट लगे हुए हैं ना, वहाँ पे वो मान लिया जाएगा कि सर्विस हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिया है। ठीक है। पोस्ट पेड मोबाइल इंटरनेट सर्विस के केस में जरा ये ना दोबारा पढ़ने लगा, क्योंकि ना इस पे भी केस स्टडी है, आता है क्वेश्चन। सर्विस इन्वॉल्विंग फिक्स्ड लाइन, अगर फिक्स्ड लाइन लिया है, लीज लिया है, इंटरनेट लीज सर्किट लिया है, डिश एंटीना लिया है, ईटीसी, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट माना जाता है। फिक्स्ड इक्विपमेंट जो टावर जो आपने देखा होगा ना, टावर कुछ लोग लगा लेते हैं, एंटीना लगा लेते हैं। ठीक है। तो जो जहाँ पे वो सिचुएटेड है ना, वो माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट पेड मोबाइल। पोस्ट पेड मोबाइल के केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस, जो बिलिंग एड्रेस होगा ऑब्वियसली सर पोस्ट पेड के केस में आपके पास लोकेशन एड्रेस जरूर होगा, तो उस केस में वो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, बाय मिस्टेक नॉट अवेलेबल, लोकेशन ऑफ द सप्लायर मान लिया जाएगा। अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल, नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट डीटीएच के कनेक्शन में आपको याद होगा, तो जियो आने से पहले आप लोग को याद ना हो तो एक कूपन आता 17 रुपये का भी हमारा रिचार्ज का, तो उसको स्क्रैच करते थे, अब उससे रिचार्ज होता था। अब वो जो आपने सेलिंग एजेंट, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, तो एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आपको फंसाने के लिए आपको बोला भी जाएगा, सर आप यूपी से घूमते घूमते आए हैं, जो मैं बता रहा था, यूपी से घूमते घूमते दिल्ली से आए, आपने प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज कूपन लिया, ठीक है, दिल्ली में आके आपने उस बंदे को एड्रेस बताया कि सर मैं यूपी से आया हूँ, उस केस में भी क्या माना जाएगा सर, क्योंकि ये प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच रिचार्ज की बात हो रही है। अगर कोई सेलिंग एजेंट से ले रहे हैं, वो कूपन आता था, तो जहां जो कूपन आपने स्क्रैच करा जिससे एजेंट से लिया है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। बाय एनी पर्सन टू अ फाइनल सब्सक्राइबर लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर। फाइनल सब्सक्राइबर आपने कभी सुना हो, जियो का सब्सक्राइबर ले रहे हैं, जियो सब्सक्राइबर ले रहे हैं, तो जहां पे लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, जहां से पेमेंट रिसीव्ड हो रही है, वो मान लिया जाएगा ये सेल ऑफ वाउचर। When payment made through the electronic mode, location of the recipient, इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो आपको पता है सर, जियो का रिचार्ज आप जहां मर्जी से कर लेते हैं। आजकल आप अपने मोबाइल लेके जाते हैं और रिचार्ज इजीली कर लेते हैं, 199 200 का रिचार्ज कर लेते हैं, तो आपके पास तो आपने ऑनलाइन करा है, तो हाँ जी सर आपका रिसिपिएंट का एड्रेस होगा मौजूद, ऑनलाइन करा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करा है ना। अब ये हम वाउचर की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करा है, तो जी सर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट आ जाएगा। अदर केसेस की अगर मैं बात करूं, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट रहेगा इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, इफ द सेम इज नॉट अवेलेबल लोकेशन ऑफ द सप्लायर होगा। अदर केस होगा तो जो एड्रेस दे रखा है वो अगर नहीं दे रखा तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगा। इफ द लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट, तो सर हमेशा की तरह आप प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर अगर हम प्रोपोर्शनेट कह रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनेट होगा कैसे? एट्रीब्यूटल टू डिफरेंट स्टेट वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेकर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस other than the cases where the property is a single property located in two or more contiguous state union territories or both। सिंपली वर्ड में क्या बोला है सर, आपने किसी होटल इन गेस्ट ले रहे हैं, तो आपको पता था जीएसटी डिपार्टमेंट को कि उसको प्रोपोर्शन कैसे करना है। सिंपली जिस रात आप रुक रहे हैं, नंबर ऑफ नाइट स्टेट, नाइट की बात हो रही है, रात रंगीन बनाने गए थे, तो रात रंगीनों के अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। दिल्ली में एक रात बिताई, फिर मुंबई जाके एक रात बिताई, फिर यूपी जाके रात बिताई, ठीक है, तो नंबर ऑफ नाइट स्टेट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ऑल अदर सर्विस, सर डे क्यों नहीं आया? सर आपको पता होगा सर, हम कभी ट्रिप पे जाते हैं मुंबई में, सर दिन में तो हम घूमते हैं ना, दिन में हम घूमते हैं, इसलिए नाइट वर्ड का यूज आता है, क्योंकि नाइट में क्या होता है, नाइट में रात में कोई घूमता नहीं है, रात में हर कोई जाके सोएगा ही, तो इसलिए नंबर ऑफ नाइट
का आया है, तो आप ये चीज जरा ध्यान से देखिएगा पेपर में। नाइट के अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शन करेंगे, आपको बोला जाएगा हमने 2 दिन 1 रात रुके थे, तो उस केस में हमने 1 रात ही लेंगे, 2 दिन नहीं लेंगे। पैकेज होता ही है 4 डे 3 नाइट, आपको पता होगा ऐसे ही पैकेज बिकते, तो 3 नाइट लेंगे प्रोपोर्शनेट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। All other service provided in relation to immovable property, including organization, any marriage, reception, accommodation, single property located in 2 or more contiguous state। सर सिंपली वर्ड में आपको बोला गया, सर हमारी शादी ब्याह का दिन है। अब शादी विवाह में क्या होता है, अब होटल का तो मान सकते सर 1000 रुपये किराया, यहाँ था मुंबई में 1100 हो सकता है, 900 हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 लाख था यहाँ पे 2 लाख। अभी अनंत अंबानी सर की अभी आपको पता होगा प्री वेडिंग हुई है, अभी उन्होंने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए प्री वेडिंग में, और फिर कहीं और रुके होंगे कुछ टाइम के लिए, तो वहां पे 200-300 करोड़ लगा देंगे, तो प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ नाइट के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता। अब ये देखो सर एरिया कितना बड़ा हमने बुक करा है, एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर आपको पता होगा सर मेन वेडिंग जो होता है, मेन वेडिंग में हम एरिया ज्यादा बुक करते हैं। जैसे हम यूपी के थे, दिल्ली में होके शादी होनी है, 4 दिन बेशक से यूपी के एक छोटे से घर में हमने ऑर्गेनाइज करा इवेंट, लेकिन दिल्ली में जब आए होंगे तो आपको पता है आराम से 60-70 लाख रुपए लग जाते हैं। और जो यूपी में लगा होगा 4-5 दिन में, जो अपने घर पे जो हम प्रोग्राम कर रहे थे छत के ऊपर या नीचे रोड पे जाके गली में टेंट गाड़ा था, तो उस में केस में उस घड़ी में सर जीएसटी डिपार्टमेंट को पता था कि ये हो सकता है, तो एरिया को उन्होंने मद्देनजर रखा। मैरिज के केस में या कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज, रिसेप्शन, ईटीसी, इससे रिलेटेड कुछ भी होता है, एरिया हम बेस लेंगे। सर्विसिंग बाय वे ऑफ लॉजिंग, अकोमोडेशन बाय हाउस, बोट और वैसे, एंड इट्स एंसिलरी सर्विस, टाइम स्पेंड बाय द बोट, जो भी टाइम स्पेंड करा चाहे। सर इसमें रात नहीं आया क्यों, क्योंकि सर आपने जैसे मैंने बताया, सर कुछ लोग क्या होते हैं जब हम ट्रिप पे आते हैं गंगा नदी, जैसे मैंने बताया कि बोट हम बुक करते हैं, डिफरेंट स्टेट घूमते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, शौक है लोगों को, बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें जो भी टाइम स्पेंड करा बोट, वेसल या एयरक्राफ्ट में, तो जितना हमने टाइम स्पेंड करा उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर डिक्लेरेशन दे देगा सर हमने इतना इतना घंटा हमें स्पेंड करना है, क्योंकि हर एक छोर पे जाके जीएसटी डिपार्टमेंट नदी पे या कहीं और समुद्र किनारे या व्हीकल पे खड़ा नहीं हो सकता चेक करने के लिए कितने घंटे आपने बिताए हैं। Manner of determining proportionate value of service relating to an organization of event to different state where the event is held in the absence of contract or agreement, किसी contract or agreement में हुआ नहीं था। Organization of an event ancillary there to assigning of sponsorship to such event, proportionate value of such service, कोई भी क्या था जनरली क्या होता है सर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो डिफाइन कर रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ध्यान समझिएगा सर, डीआईडी पहले पूरा कॉन्सेप्ट चला, कई सारे लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑडिशंस होते हैं। जब आपने देखा होगा सर ऑडिशंस के जब आते हैं तो मुंबई ऑडिशन स्टार्ट हो गया, दिल्ली ऑडिशन स्टार्ट हो गया, जयपुर ऑडिशन स्टार्ट हो गया। जयपुर में 1 दिन लगता है, दिल्ली में 7 दिन लगते हैं। तो जितने टाइम पीरियड का जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू का उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में आ दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाया, डीआईडी वाले खुद ही कर रहे हैं। डीआईडी वाले बोल रहे हैं मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, क्यों पैसे खर्च करूंगा, तो जो भी प्रोपोर्शनल वैल्यू होगा या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी एएस इंडियस जो आपके बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट का प्रोपोर्शनल करने के लिए जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है सर डीआईडी वालों ने खुद ने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजिंग इवेंट नहीं दे रहे हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज जो था उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, जिसको भी लिया था प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्ट रन प्ले डिटरन। सर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड की बात हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात हुई, एंड देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस किस किस बेसिस पे होगा। सर आपको लग रहा होगा सर ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, सर मैं क्या करूँ, इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, और सोचो 59 और 60 में बस 1 मार्क्स का डिफरेंस है, तो बात को समझे, यही जो है आपको आगे नैया पार कराएगा। और ये बात मैं यहाँ पे आगे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद आपको पकाऊ लगेगा ये वाला, आप इसके आगे थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बाद और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल बहुत मजा आएगा, 2 मार्क्स का एमसीक्यू में बताऊंगा। लेकिन हाँ सर यही पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू शायद 1 मार्क्स का भी आ जाए और बहुत ईजी है। तो चलो स्टार्ट करें दोबारा। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट पेबल जो भी आपने अमाउंट पेबल करा है उसके अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे, विच आर पब्लिश इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो भी अमाउंट पेबल कर रखा है इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे।
एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, लीफलेट्स, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट्स में आपने एडवर्टाइजमेंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल इन ईच स्टेट मान लिया जाएगा। जो भी स्पेसिफिक नंबर, मतलब 1,00,000 टी शर्ट आपने दिल्ली में कर दिया, 2,00,000 बिहार में कर दिया, तो 2,00,000 इंटू में 2:1 के रेशो में कर दीजिए, मान लेंगे प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ सर्विस मान लेंगे। आपने हायर करा था किसी एजेंसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप टी शर्ट प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो इस केस में 2,00,000 अगर बिहार में करा है तो वो 2,00,000 बिहार के अकॉर्डिंग बनाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और 1,00,000 दिल्ली के अकॉर्डिंग बनाएगा। एडवर्टाइजमेंट इन होर्डिंग अदर देन द दोज ऑन ट्रेन, अमाउंट पेबल ऑन होर्डिंग एलोकेटेड इन ईच स्टेट, जो भी ईच स्टेट में था उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं ट्रेन की अगर मैं बात करूं, एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रेन, सर आपने देखा होगा ट्रेन को पूरी रंगीन करती जाती है। ट्रेन इंक्लूड मेट्रोस, लेकिन अभी तो मेट्रोस ओनली इन दिल्ली है और दिल्ली कैटी में घूमती है, तो दिल्ली मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम रेलवेज की अगर बात करें, आप दिल्ली से जा रहे पंजाब, तो उस केस में क्या होगा, एट्रीब्यूटेबल टू विच स्टेट अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द लेंथ। किसके अकॉर्डिंग में सर, लेंथ जितनी उसकी लंबाई है 90 मीटर और 10 मीटर, इतनी तो होगी नहीं, ठीक है, जितनी भी है उस रेशो में, मतलब कैसे ही आपको पता होता है कि यहाँ से पंजाब जाने में मान लो 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर का तय करना है सफर आपके लोकेशन तक, जहाँ पे आप उतरेंगे। आप बिल्कुल ही एंड में जाके शायद अमृतसर में जाके रुके यहाँ कहीं पे, तो जितना आपने ट्रैक की लेंथ थी दिल्ली में, मान लो कि 20 किलोमीटर की ट्रैक आपने करा और 80 किलोमीटर पंजाब में घूमते हुए गए, मस्त आपने वादियों में घूमते हुए गए, तो 8:8 के रेशो में हम डिवाइड कर लेंगे। सर कौन पे करेगा, सर एग्जांपल दीजिए ना। सर एग्जांपल की बात करें, सर दिल्ली से मुंबई की ट्रेन जा रही थी, आपने अपना क्या था, अपना कोई चावल का ऐड जो होता है, आशीर्वाद आटा वाला है, हाँ हमने देखा है, तो आशीर्वाद आटे वाले कंपनी जो पे करती है गवर्नमेंट को, तो वो इन द रेशियो ऑफ द लेंथ के अकॉर्डिंग पे होता है। एडवर्टाइजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल गैस एंड जो भी एड्रेस था, बिलिंग एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे टिकट, सर आपने देखा होगा जब हम रेलवे टिकट जब हम प्रिंट कराते हैं तो उसके नीचे आशीर्वाद आटा का प्रिंट हो रहा था। अब वो जो है कोई टिकट ले रहा है, दिल्ली से जा रहा है यूपी, कोई जा रहा है यूपी से नोएडा नहीं, यूपी से महाराष्ट्र, तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट जो भी है कैलकुलेटेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच ऑफ सच स्टेट यूनिटेड टेरिटरी। सर जो ईच स्टेट जो अभी आपने पास ऑन किया है, आपने जब भी आप लेते हैं ना, तो ये नहीं बताया जाता, आपको ये बोला जाता है सर दिल्ली में जो भी बुक होगा, दिल्ली से नोएडा में या दिल्ली से मुंबई तक कोई जाएगा, तो ये जो DID वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, DID वाले बड़े स्मार्ट है, उन्होंने बोला कि DID वाला ऐड चलना चाहिए दिल्ली से मुंबई तक, तो जितने भी स्टेशन जो भी आएंगे उन केस में उस घड़ी उनके प्रोपोर्शन करेंगे नंबर ऑफ स्टेशन के अकॉर्डिंग, जो भी राज्यों में आपकी ट्रेन बस्ती चली है। जनरली आते नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, फिर भी पार्ट ऑफ एग्जाम है, पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो हम जरूर करेंगे। 2 मार्क्स से MCQ का सवाल है, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन, एडवर्टाइजमेंट पेबल ऑफ सच रेडियो स्टेशन बाय वेट नेम इज पार्ट ऑफ ईच स्टेट, sorry, amount payable to a radio station which by virtue of its name is part of each state rating, state wise हम bifurcate कर लेंगे। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी चैनल टेलीविजन चैनल पे कुमकुम भाग्य चल रहा था, मेरा भाग्य तुम्हारा भाग्य सबका भाग्य, कभी सास भी कभी बहू दी चल रही थी, उस केस में क्या होगा, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट, सर जितने देर जितने घंटे आपने व्यूअरशिप ने जितना उस चैनल को देखा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप, जितने घंटे बेसिकली चला है, मान लो बिहार में बहुत चला था लेकिन दिल्ली की जनता ये सब नहीं देख रही थी, तो जितना व्यूअरशिप थे, जितनी देर तक घंटे स्पेंड करे थे, उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। और ये कैसे माना जाता है, व्यूअरशिप फिगर्स फॉर द लास्ट वीक इज गिवन बाय द BARC, कौन सा देता है, BARC द्वारा व्यूअरशिप का हम उसके रेशियो प्रोपोर्शन में हम कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑन सिनेमा हॉल्स में आपको पता है जब मूवी चल रही होती है तो उस बीच में उस घड़ी में भी जब कोई इंटरवल्स आता है तो उस बीच में भी मल्टीप्लेक्स में एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। तो जितने भी, जैसे अभी कोई मूवी रिलीज हुई, भाग मिल्खा भाग 3 रिलीज होगी, भाग मिल्खा भाग 3 रिलीज हुई, पूरे इंडिया में चल रही है मूवी, जितने मल्टीप्लेक्स थे ईच स्टेट में उसके प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग अगर आशीर्वाद आटा ने कोई ऐड चलाई है तो वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे पे करेगा, ईच स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, PVR को बोला कि आप ये जरा ऐड चलाइए अपने सारे थिएटर में, तो PVR वाले ने चलाया, तो PVR वाले जब इशू करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई जितना प्रोपोर्शनल टू ईच स्टेट था, क्योंकि उनके पास तो उनको मल्टीप्लेक्स का हमें अंदाजा था, तो उसके अकॉर्डिंगली ईच स्टेट का प्रोपोर्शनल करके वो बिल रेज कर देंगे।
Advertisement on internet, it is deemed that such a service is provided all over India. एडवर्टाइजमेंट कराया जा रहा है इंटरनेट द्वारा। आपने देखा होगा सर गूगल एड्स चलते हैं, और आपके अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा होगा तो इक्वलाइजेशन लेवी भी आता है। उस घड़ी में तो इक्वलाइजेशन लेवी की बात छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, सॉरी। अमाउंट ऑन इंटरनेट, अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो सिंपली सर ईच स्टेट यूनिट टेरिटरी में जब वो वेबसाइट कितनी देर के लिए ओपन हो रही थी, इंटरनेट सब्सक्राइबर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर ऑन ईच ऑफ सच स्टेट यूनिट टेरिटरी, उसमें आपको पता चल जाता है। अब सर ये कैसे पता चलता है? अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सर यूपी बिहार से कितनी व्यूअरशिप आ रही है, यूएसए से कितनी व्यूअरशिप आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। वही डाटा गूगल के पास भी होता है। गूगल को भी बोला जाता है कि सर आप उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करें। और हाँ जी सर, प्लेस ऑफ सप्लाई जो विद इन इंडिया है यूनिट टेरिटरी में, आप उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करें, जीएसटी। एडवर्टाइजमेंट थ्रू एसएमएस, सर एसएमएस के थ्रू आपको पता होगा क्लासेस के कई सारे टीचर्स एसएमएस के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपने जियो को बोला कि सर अपना इन सब बच्चों को एडवर्टाइजमेंट के मैसेज डाले कि हमारी लाइव क्लास आ रही है, हमारे बच्चे करें, हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उस केस में, उस घड़ी में किस तरीके से कैलकुलेशन होते हैं टीचर्स द्वारा, जो जियो बेसिकली बिल रेज करता है, कैसे करता है? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेलीकॉम सब्सक्राइबर ऑफ ईच ऑफ सच स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरी। जो भी सब्सक्राइबर जिस स्टेट का होगा उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोपोर्शन कर लेते हैं। कुछ बिहार के भी होते हैं, यूपी के भी होते हैं, और झारखंड के भी होते हैं, महाराष्ट्र के भी होते हैं। उन सब जगह पे एसएमएस जाता है। जियो वालों को पता है कि मेरे जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो कहाँ कहाँ मैंने एसएमएस ड्रॉप करा, क्योंकि जब आप जाता है टीआरए द्वारा जो जाता है, डाटा जा रहा है, तो उनको पता होता है कि सर किस किस स्टेट में ये मैसेज ड्रॉप हो रहे हैं, किस किस स्टेट में मैसेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो उसके प्रोपोर्शनल बेसिस में हम कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स ऑफ इन ईच ऑफ सच स्टेट यूनिट टेरिटरी मान लिया जाएगा। टेलीकॉम सब्सक्राइबर की बात हो रही है, ठीक है, टेलीकॉम सब्सक्राइबर के बेस में हम मान लेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर में ज़्यादा दम वो है नहीं, ज़्यादा कुछ बड़ा अच्छा नहीं। अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा प्यारा सा है, बस खत्म होने को आया है। बस प्यारे प्यारे 4 पेज बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये भी पेज ऑलमोस्ट खत्म ही है। मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ सर्विस रिलेटिंग टू द installation of leased circuit attributable to different state union territory where the circuit is installed in the absence of contract or agreement। सर कॉन्ट्रैक्ट था तो मेरे को पता था कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे था। उसने बोला यूपी के मैं 2 करोड़ दूंगा और दिल्ली के 1 करोड़ दूंगा, तो 1:2 हो रहा था, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिकली नहीं बना। आपने बोला कि सुन मेरे भाई तेरे को 3 इंस्टॉल करना है, बस बात खत्म, मैं दे दूंगा। कोई लेंथ एरिया वाइज कुछ नहीं था। आपको पता है कि लीज सर्किट का हर किसी का साइज डिफरेंशिएशन होता रहता है, लेकिन नहीं, तब भी मान रहे थे। इंस्टॉलेशन ऑफ लीज सर्किट की बात हो रही है। प्रोपोर्शनेट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सर्विस इज कंप्यूटेड। जो भी प्रोपोर्शनल वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो नहीं है तो नंबर ऑफ पॉइंट लेंगे इन द स्टेट एंड यूनिट टेरिटरी की बात होगी। फॉर अ सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड प्लेसेस की अगर बात हो तो स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस सर्किट एंड एंड पॉइंट ऑफ द सर्किट इन 2 पॉइंट मानेंगे। इंटरमीडिएट point place circuit to a point, the benefit of the lead circuit is also available at that intermediate point। simply आप number of points के accordingly आप bifurcate करें। पहले जो हमें देना है वो कॉन्टैक्ट को प्रायोरिटी नंबर 1 देनी है। जब प्रायोरिटी नंबर 1 कॉन्टैक्ट नहीं है तो प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ सच सर्विस कंप्यूटेड, जो प्रोपोर्शनल वैल्यू आप बता सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग बताएं। अगर वो नहीं तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की अगर हम बात करें, कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना होगा। नहीं है बहुत ना भाई, सिलेबस का पार्ट है, आ सकता है 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी। फॉर द रेस्ट ऑफ द सर्विस अदर देन द स्पेसिफाइड अबव, जो ऊपर सर्विस छोड़ के अगर कोई और सर्विस है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो जनरली कोर्स ऑफ बिजनेस में होता होगा, सर क्या आपने कुछ और भी सर्विस ले लिया, जैसे कोचिंग B2B है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना था, B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर B2C है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, जो एड्रेस आपने बताया वो। अगर एड्रेस नहीं बताते, मैं बोला नहीं सर हम एड्रेस नहीं बताएंगे, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर मान लिया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैं बता रहा था कि एंड तक टिके रहना। जो यहाँ तक टिके थे वो ताली बजाए, क्योंकि 4 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं अब यहाँ से बनते हैं। 2 मार्क्स के एमसीक्यूज जो आते हैं ज़्यादातर वो यहाँ से आते हैं। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। Service supplied in respect of the goods which are required to be made physically available, where the service are actually performed। Simply word में कुछ ऐसे goods थे
जिसका फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी था ताकि हम उसको सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपली सर आपने कुछ देखा होगा सर, रिपेयर की सर्विसेज, सर रिपेयर की सर्विसेज थी। अब हमारा जो इक्विपमेंट था, अब कार रिपेयरिंग थी कंपनी, कार रिपेयरिंग कंपनी तो बोल रही है कि सर आपको इंजन ठीक कराना है, तो हमारे जो बड़ा प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे मुंबई में, तो यहीं पे रिपेयर होगा ना सर। आपकी 10 लाख की गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए हम 1 करोड़ का प्लांट आपके दिल्ली में नहीं ला सकते। तो इसलिए लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड माना जाता है। सर्विस अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बट फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आपको कुछ गुड्स की सर्विसेज बताएगी, आपको पता है कि आपको कोई सर्विस चाहिए होता है, आपका ये कभी कॉल लैपटॉप काम नहीं करता है, आप रिमोट लोकेशन में बैठे हैं, आप फोन करते तो आपको बोलता है, कुछ हिंट बताते कि ऐसे ऐसी चीजें करें तो आपका ये चल पड़ेगा। तो उस केस उस घड़ी में क्या होगा, वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जहाँ पे हम बैठे हैं रिमोट लोकेशन, बिहार में अगर मैं बैठा हूँ तो बिहार मान लिया जाएगा। Above provision are not applicable in case of goods that are temporarily imported into India for repair treatment. Any process are exported after such without being put to any use any other than यूज इन इंडिया। मतलब कि ये अबव जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा इन केस जो गुड्स है वो टेम्परली इंपोर्ट करा गया है इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, ट्रीटमेंट और एनी प्रोसेस। ठीक है, उस केस उस घड़ी में ये प्रोविजंस नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच रिक्वायर द फिजिकली प्रेजेंस ऑफ द रिसिपिएंट और द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विद द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। सर ये ऊपर वाले केस में अगर मैं आपको बता दूं ना, ये अबव प्रोविजन नहीं लगता सर। अगर मैं टेम्पररी इंपोर्ट करा रिपेयर करके भेज रहा है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान ले जाता है। सिंपली वर्ड में बताऊं तो सच्चाई यही है। तो रिपेयर यहाँ पे आपने कोई सुपर कंप्यूटर था रिपेयर करने के लिए मंगाया, तो जो रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर मंगाया गया आपने टेम्पररी इंपोर्ट करा, उसको रिपेयर करा, आपने यूज नहीं करा विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया। सर यूज नहीं किया, फिर बाद में आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो सर आपका सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। Service which require the physically presence of the recipient or the person acting on his behalf with the supplier service। ठीक है, लोकेशन वेयर द एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पे सर्विस आप दे रहे हैं। ठीक है, सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग होटल, बोट, वेसल, प्लेस वेयर द मूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंटेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया। सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन होटल, जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो मान लिया जाएगा। एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जो हमने बात करा था। एडमिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इन इवेंट, आपको एडमिशन लेना है तो प्लेस जहाँ पे इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड हो रहा है। इफ द अबव सर्विसेज आर सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, तो गुड्स एंड इंडिविजुअली रिलेटेड, जैसा गुड्स के प्रोपोर्शन कर लेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, और अगर कोई इवेंट है तो इवेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शन कर लेंगे। एट मोर देन वन लोकेशन है तो लोकेशन एंड द टैक्सेबल टेरिटरी मान लिया जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, मुंबई में भी था, रसिया में भी था। रसिया हमारे आउटसाइड ऑफ टेरिटरी है तो लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी वो मुंबई है तो मुंबई मान लिया जाएगा। इन मोर देन वन स्टेट है तो प्रोपोर्शनल कर लेंगे। ठीक है, सर्विस सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू अकाउंट ऑफ होल्डर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस। पहले से देख लो बात का था, अब यहाँ पे पढ़ लो। लोकेशन सप्लाइड बाय द बैंकिंग कंपनी और है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू एन अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर को सर्विस दी है बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो उस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस माना जाएगा। सर क्यों, हमने तो ऊपर पढ़ा था सर, हम बात कर रहे हैं जब ये दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जब आप आउटसाइड इंडिया हो तो जो इंडिया में है ना उसको टैक्स करा जाता है। तो बैंकिंग कंपनी के अकॉर्डिंगली आप इंडिया में हो तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर माना जाएगा जो इंडिया में है। अगर दोनों ही बाहर है, आप सॉफ्टवेयर यहाँ का यूज करके जा रहे हो तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर माना जाएगा। इंटरमीडिएट सर्विस दे रहे हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर माना जाएगा। सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग दे रहे हैं, मतलब आपने सर्विस सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी दे रहे हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। इंटरमीडिएट सर्विस दे रहे हैं बैंक को जो बाहर है, आपका लोकेशन ऑफ द सप्लायर मान लिया जाएगा जो जहाँ पर है। सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग मींस बट ट्रांसपोर्टिंग इंक्लूडिंग याcht बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ, सप्लायर का एड्रेस मान लिया जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, जहाँ से पैसेंजर बेसिकली चढ़ा है। द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन अ बोर्ड ऑफ कन्वेंस फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट मान लिया जाता है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। सर आपने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं, नेटफ्लिक्स के एग्जांपल में क्या होता है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस या सर्विस दे रहे हैं तो क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। ठीक है, मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या है, बहुत ईजी है।
गुड्स रिलेटिंग टू द गुड्स एंड इंडिविजुअल, एक काम कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्विस अप्लाइड टू द सेम गुड्स इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द स्टेट वाइज हम बाइफरकेट करेंगे। सर्विस अप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स में तो इन द रेशियो ऑफ द इनवाइस के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। सर्विस अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल्स तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज मान लिया जाएगा, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ऊपर प्रोपोर्शन नहीं कर पा रहे, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, इनवाइस के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी होगा उसके अकॉर्डिंग। और इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड या लोकेटेड है उसके प्रोपोर्शन में होता है। सर्विस रिलेटिंग टू द एडमिशन और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट तो प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ सर्विस ले लिया जाता है जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर कोई और है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस मान लिया जाएगा, और लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस इफ लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई और केस है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस माना जाएगा, एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस इफ लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, मतलब ऊपर कोई और केस है जो आपको पता ही नहीं है तो उस केस में रिसिपिएंट जहाँ पे लोकेटेड है वो माना जाएगा, और अगर वो भी एड्रेस नहीं पता तो सप्लायर की लोकेशन मान लिया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 13। ठीक है, सर्विस नोटिफाइड करी गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल कंपनी सेक्टर सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन। जो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में क्या हुआ, बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्सेबल टेरिटरी का पर्सन था, उसने सर्विस दिया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था, तो मान लिया जाएगा जो रिसिपिएंट का एड्रेस है वो मान लिया जाएगा कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। B2B मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस जो B2B हो तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। B2B MRO सर्विस के अकॉर्डिंगली लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। इसी के साथ ये खत्म होता है और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।